हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको हमने बताया ही है कि हम लोग 2026 हमारा टारगेट है कि 2026 में कुछ बच्चे जो हिंदी माध्यम के पढ़ने वाले हैं वो हमसे जुड़े, हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर हो। ठीक, आगे और भी वर्षों में जैसे जैसे 2011 के बाद से जिस तरह से हमारा जो है हिंदी माध्यम का रिजल्ट नीचे गिरा है, उसको फिर से हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको फिर से उठाएं। पूरा मतलब प्रयास रहेगा। अगर आप लोग सहयोग दोगे तो ज़रूर इस हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। ठीक, तो हम आज जो है मैंने पहले भी वीडियो में अभी मैंने हिस्ट्री की वीडियो डाली है, उसी में मैंने बताया कि हम सैटरडे और संडे जो है 2 दिन पीटी के लिए काम करेंगे, क्योंकि पीटी ही अगर नहीं आपका निकलेगा तो फिर मेंस लिख के मिलेगा क्या। प्रैक्टिस करते रहो फिर ऐसे ही। तो पीटी पे फोकस करना है। तो पीटी देखिए, बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चों का पीटी तो निकल जाता है, उसमें जीएस पोर्शन उनका बेहतर होता है, जीएस फर्स्ट वो निकल जाता है। लेकिन सी सेट जो जीएस सेकंड होता है उसको सी सेट से संबोधित करते हैं, वो जो है कुछ बच्चों का वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। तो उस सी सेट में जो है जिनकी जीएस अच्छी होती है उसमें कई बार मैथ उनकी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। ऐसा हम पूर्णतः कह नहीं सकते, लेकिन कुछ बच्चों में होता है कि मैथ उनकी वीक होती है, लेकिन उसका एक पोर्शन इसको ट्रिकी वे पे पास किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी इतने क्वेश्चन आपको देता है कि आप अगर चाहोगे, दिमाग लगाओगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो उतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मान लो कि 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 80 में लगभग जो है 27 से 28 क्वेश्चन जो है आपके सी कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। ठीक, 27 से 28 क्वेश्चन 27 से 28 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। ठीक, अब बाकी जैसे मान लो कि 30 सवाल आपके जो है लगभग जो है किसके हो गए, मैथ के हो गए, और बाकी बचे सवाल आपके रीजनिंग के हो गए। ठीक, तो हमें ये दिमाग लगाना है कि थोड़ा थोड़ा प्रश्न सबसे कर लें। मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन जिसका बहुत मजबूत है तो इससे 28 में से 25 सवाल तो कर ही लेगा। ठीक, मेरे हो जाते हैं, मेरे अक्सर जो है 25 सवाल मेरे हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आपका 30 सवाल मैथ के आते हैं, जिसकी मैथ बहुत कमज़ोर है तो कम से कम 8 सवाल तो कर ही लेगा। ठीक, और उसके साथ रीजनिंग के कम से कम 20 सवाल आते हैं तो कम से कम 12 क्वेश्चन तो इससे कर ही लेगा। तो 20 ये हो गए, 12 और 8 20, और ये कितने हो गए 25, 45 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और 45 क्वेश्चन गए, आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन करने हो जाएगा। तो ये टारगेट आपको बना के चलना है। तो थोड़े थोड़े सबसे करना है, जिसका जो पोर्शन, जैसे आपका मैथ मजबूत है तो आप इन पे थोड़े थोड़े कर लो, मैथ पे ज़्यादा कर लो। रीजनिंग जिसका ज़्यादा मजबूत है रीजनिंग ज़्यादा कर लो, मैथ हो कॉम्प्रिहेंशन वाला, कुल मिला के 40 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, और कम से कम 60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उसमें से कोशिश करिए कि मेरे 45 से 50 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक, ये टारगेट होना चाहिए। तो आज हम एक परिच्छेद ले रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं जो 2025 में आया हुआ है। फिर आप लोग अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो अगली बार मैं पूरे 25 के प्रश्न, फिर इसी तरह से आगे 24 के, 23 के, ऐसे लेते हुए 2011 तक सारे प्रश्न करा दूंगा। तो पेपर से पहले पहले आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन मजबूत हो जाएगा। और जो एक सर और आपको जो द हिंदू पढ़ाते हैं उनसे बोल दूंगा तो वो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा देंगे। रीजनिंग मेरी भी ठीक है, लेकिन उनकी मैथ और रीजनिंग मुझसे बेहतर है, तो वो आपको रीजनिंग मैथ दोनों पढ़ाएंगे। कभी कभी मैं भी रीजनिंग लेकर के आ जाऊँगा, आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारी रणनीति का हिस्सा क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में देखिए पीटी में सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन बोल दिया है, तो कॉम्प्रिहेंशन प्रश्न आते हैं तो आपको इस पर ध्यान रखना। ठीक, तो इसको कोई डिफाइन तो किया नहीं कि मेंस में तो है नहीं कि हम उसको मेंस के पोर्शन को उठा करके यहाँ पर देख लें, है ना। तो हम फिर इस पर कॉम्प्रिहेंशन पे चर्चा करेंगे। और देखिए हमने इस पे जो है रोज एक जो है शब्दावली डेली लेकर के, जैसे आज हम पूर्व धारणा लेकर के हैं। पूर्व धारणा जो है सबसे टफ होता है यूपीएससी का, जो है कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें पूर्व धारणा जहाँ दे दी वहाँ अच्छे की गलतियाँ हो जाती। मैं जो इतना मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ, बहुत बेहतर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मेरी अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंशन सही हो जाते हैं। अगर 28 प्रश्न आए हैं तो उसमें 25-26 मेरे पक्का सही होंगे। तो इसमें पूर्व धारणा वाले मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है कि पूर्व धारणा क्या होती है। तो अभी दूसरा प्रश्न जो है पूर्व धारणा संबंधित है, तो हम पहले इसको जो है पहले प्रश्न को कर लेंगे, उसके बाद पूर्व धारणा वाले प्रश्न में आएंगे। ठीक, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको पहले हम आराम से पढ़ते हैं। ये 2025 का सेट ए का पहला प्रश्न है। आप चाहो तो सेट ए जिसके पास हो वो अपना खोल करके देख सकता है। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र, अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगा, यहीं पर रुकेंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी बात कर रहा है, कि कंजर्वेशन की बात कर रहा है, संरक्षण की बात कर रहा है।
तो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण भर के लिए धीमे धीमे पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अभ्यास करते रहोगे धीमे धीमे पढ़ने की, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आप अगर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने पड़ जाते हैं, एक बार में समझ में भी नहीं आता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए उसका अनुरक्षण मतलब उसकी देखभाल, उसको ध्यान देना कि इसकी जो है कोई भी जैव विविधता का ह्रास न हो, उसका रक्षण करने के लिए, ठीक। ये ऐसे शब्द इंग्लिश से हिंदी में बदले जाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक। अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक मतलब मान लो कोई पेड़ है तो उससे कुछ फल निकल के आ रहे हैं, उससे हो सकता है, जैसे नीम है तो नीम आपके जो है जंगल में लगा हुआ है, तो नीम का संरक्षण करोगे तो नीम से एंटीसेप्टिक दवाएं बनती हैं, तो उसके वाणिज्यिक दोहन हो गया इसका, ठीक। तो वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं, जो उससे जीवित रहने वाली आजीविकाएं होती हैं, जो उससे जुड़े होते हैं, जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं, उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो जो है इस पर जुड़े होते हैं। वहाँ से मान लो कि कोई जंगल है, उसके अंदर लकड़ियाँ उनको मिल जाती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी दवाएं जो जनजातियाँ होती हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है। कभी देखते हो कि फॉरेस्ट अधिनियम आया अभी, उस पर भी कुछ संशोधन हुआ है, ठीक। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो जंगल पर रहने वाले लोग हैं उनके आजीविका का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी बात का अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होती है आजीविकाएं प्रभावित होंगी। यहाँ तक रुका। अब इसको फिर से एक बार पढ़ो, फिर समझो कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसके अंदर जो जैव विविधता का संरक्षण करना है, संरक्षण भर के लिए उसका अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, उसकी वाणिज्यिक जो फ्यूचर उसका क्या है, वाणिज्यिक, अगर हम उसको वाणिज्यिक उद्देश्य से ऐसा अगर काम करते हैं तो उस पर जो पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर है, और उस पर निर्भर होने के बाद क्या है, उस वहाँ पर जो आजीविकाएं निर्भर है उसकी बात कर रहा है, ठीक। फिर कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो, या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो, या अनिवार्यता संरक्षण के लिए हो। 3 बात कह दी। इनके बीच भी परस्पर विरोध होता है। यहाँ पर फिर रुके हम, ठीक। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है उसमें कह रहा है केवल आजीविकाओं के लिए होना चाहिए उसका संरक्षण, या वाणिज्यिक दोहन के लिए होना चाहिए, या अनिवार्यता संरक्षण के लिए ही हो। कि तीनों के बीच क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, परस्पर विरोध होता है, ठीक। फिर कह रहा है वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने, वाणिज्यिक जो दोहन होगा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन। अब जैसे कि आप कोई वाणिज्यिक दोहन के उद्देश्य से मान लो कोई पेड़ लगाते हो तो उसको हो सकता है कि उसकी डाल काट रहे हो, उसके पेड़ काट रहे हो, उसकी जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो और भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भी वनोन्मूलन करते हो। तो ये वन को जो काट रहे हो उससे क्या होगा, वन को हटा रहे हो, वन को काट रहे हो, तोड़ रहे हो, वहाँ से उखाड़ रहे हो, ठीक। उससे अपने आजीविका के लिए तुम संसाधन निकाल रहे हो। तो होने वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त, प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, अतिरिक्त उसके अलावा, यहीं पर रोक के पढ़ते हैं इसको बदल के शब्द, क्योंकि अतिरिक्त शब्द हो सकता है ना समझ में आए, तो थोड़ा इसको हिंदी में अपने मतलब सिंपल भाषा में कन्वर्ट करके फिर उसको आगे समझोगे तो बहुत एक लाइन में आपको समझते हुए समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसके अलावा बाढ़ और गाद बनने की समस्याएं और सूक्ष्म जलवायु भी अस्थिरता जैसे अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। जैसे कि मान लो कि अगर आप पेड़ तो कटेगा, पेड़ के साथ साथ जो उस पर निर्भर आजीविकाएं उन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ साथ बाढ़ जैसी संभावनाएं आ जाएंगी। भाई पेड़ कटेगा, पेड़ों से वाष्पन होता है तो वहाँ पर जो है बारिश होती है। अब वहाँ कम बारिश होगी, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं पर कम बारिश हो गई, है ना। तो इस तरह की संभावना बनी रहती है। इसको स्पेशल कभी टॉपिक लाएंगे तो बताएंगे क्या होता है। तो बाढ़ जैसी संभावनाएं आ जाएंगी, ठीक। अब क्या होता है कि कई बार पेड़ पर जो मिट्टी जो बनी होती है, पेड़ मान लो ये पेड़ है, ठीक, ये आपका पेड़ है, तो इसके नीचे जो जड़ें हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं। अब यहाँ से पेड़ आपने उखाड़ दिया तो मिट्टी क्या हो गई, खोखली हो गई। अब यहाँ पर जो पानी आएगा वो इसको गाद के रूप में मतलब पानी के साथ वो मिट्टी चली जाएगी तो गाद बनेगा, ठीक। तो गाद बनने की समस्याएं और सूक्ष्म जलवायु, अब इसमें जो पेड़ों के आसपास जो थोड़ी सी जो सूक्ष्म जलवायु घटनाएं होती हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह मिलते हैं, उनकी अस्थिरता जैसे अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर, विकासशील देश जो है, अब आपको ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ठीक। जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है। मतलब जो विकासशील देश होते हैं वो अपने आसपास के इको सिस्टम पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपने आजीविका के संसाधन जुड़े होते हैं। और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि आने की संभावना है, ठीक।
ये माना जाता है कि वाणिज्यिक दोहन से हमारी राष्ट्रीय आय कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक, बढ़ने की संभावना है। ये परस्पर विरोधियां, ये पूरी बात जो कह रहा है यहाँ तक, ये पूरी जो कॉम्प्रिहेंशन में बात कही उसके बाद में ये बात बोल रहा है, ये परस्पर विरोधी स्थितियां खास तौर पर विकट है या विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इस तरह से जोड़ करके हमने इसको पूरा समझने का प्रयास किया। अब इसकी थीम क्या है, मतलब पूरी बात इसमें क्या बोली, इसमें बोली गई है कि जो आजीविका के जो आपके जो जीव जंगल वगैरह हैं, जिस यहाँ पर जैव विविधता की बात कर रहे हैं, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर जो जैव विविधता है उसका संरक्षण होना चाहिए। होने का तात्पर्य ये नहीं कि हम संरक्षण करके उसकी वाणिज्यिक संभावना को फायदा उठा लेंगे, पारिस्थितिकी निर्भरता की आजीविका जो होती है उनको प्रभावित करेंगे। ये पूरी बात इसी से संबंधित बोल रहा है, ठीक। तो आप इसको जो है यहाँ पर जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, देखो कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप एक दो बार उसको अच्छे से पढ़ते पढ़ते प्रयास करोगे तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें बोला कि इस कथन के परिच्छेद के लेखक द्वारा, ये कथन जरूर पढ़ा करिए, ये नहीं कि सीधे डायरेक्ट कुछ प्रश्न पे आ गए। फिर कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पर कह रहा जो लेखक द्वारा बोला गया है उस पर सर्वोत्तम रूप से संदेश को, जो मैसेज भेज रहा है कौन, लेखक के द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण जो मैसेज को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसके कथन पढ़ोगे, जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। चिंता आवश्यक होती है, नहीं की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये पहली बात गलत हो गया। फिर कहते हैं वनों का वाणिज्यिक दोहन की बात तो कर रहा है। वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकार की बात अभी करी नहीं गई है। बात की गई है कि उन पर जो है वाणिज्यिक दोहन उनका हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, उनकी संभवतः जो उस पर जो आजीविकाएं टिकी हुई हैं वो प्रभावित होंगी, उसकी बात कर रहा है, लेकिन मूल अधिकार की बात नहीं कर रहा। तो हम इसको बी को भी काट देंगे, यहाँ पर तुरंत हटाया तो ए बी तो नहीं होगा, ठीक। फिर हम इसको सी पढ़ते हैं, आजीविका का संपोषण, जो आजीविका उस पर जुड़ी हुई है उसका पोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण, जो पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण है, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का, एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं। मतलब कि आजीविका के साधन को आप करोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो निम्नीकरण होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कि मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये बायोडाइवर्सिटी है, ये आपका पारितंत्र है, ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंदर जो जैव विविधता पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु जंगल, ये सब चीजें पाई जा रही है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो मान लो कि ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ मान लो ये है, ठीक, नीम के पेड़ से जो है एंटीसेप्टिक दवाई बन रही है या कुछ उससे और भी चीजें, लकड़ी मान लो यहाँ से काटी जा रही, तो आजीविका के साधन इस पर टिके हुए हैं नीम पे। और इसके साथ साथ अगर तुमने पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण कर दिया, इस पेड़ को काट दिया, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। या तो आजीविका के साधन के रूप में करोगे तो भी नुकसान होगा, और इसको उखाड़ करके मतलब इसका आजीविका के साधन के रूप में अगर उपयोग करोगे तो इसका निम्नीकरण तो होना ही होना है, ठीक। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोधी, एक तो देखो ये शब्द भी मिल रहा है, परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। ये हम मान सकते हैं कि सही होगा, लेकिन हम चौथा भी पहले पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से, देखिए ये जो है एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड को यूपीएससी पहले बहुत देता था, अब थोड़ा समझ गया कि बहुत सारे यूट्यूब में टीचर आकर के हमको कोड करने लगे, डिकोड करने लगे, तो उसने फिर से रिकोड करने की कोशिश करी। तो जो हमारा एक्सट्रीम वर्ड है इसको पकड़ने की कोशिश करो कि एक्सट्रीम वर्ड जो है बोल रहा है कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात वहाँ बोल नहीं रहा है कि पूर्ण रूप से बंद, आप पूरे परिच्छेद को पढ़ लोगे आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि पूर्ण रूप से वाणिज्यिक दोहन की बात बंद करने की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो पूरी एक कहानी बता रहा है कि वाणिज्यिक दोहन से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी, इस पर कौन कौन सी आजीविकाएं टिकी हुई हैं, इसी की तो बात कर रहा है। तो इस तरह से हम इस पर सी आंसर को, इससे देखिए जब भी कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके साथ जब उसके ऑप्शन पढ़ो तो उस पर ये एलिमिनेशन मेथड काम मतलब लगाने की कोशिश किया करो कि कौन सा क्वेश्चन जो है सबसे बेहतर है, मतलब कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है, कौन सा ऑप्शन बेकार है उसको हटा दें। तो हमने डी को हटाने की कोशिश करी, फिर हमने ए को भी देखा कि वो हमारे जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा उस पर सेट नहीं हो रहा, फिर हमने बी को भी पढ़ा वो भी हमारे उस पर सेट नहीं हो रहा, तो सी होगा। अब कंफर्म अगर सोचोगे कि सी तक पहुंच जाए तो यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन में ये बहुत कम होता है, मैं तो जो है एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर तक पहुंचता हूँ, ठीक। तो हम दूसरे क्वेश्चन यहाँ तक ना समझ में आया तो मुझे बताना, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि हम भी नए हैं, अभी पढ़ाने इसमें जो है नए आए हैं। बाकी मेंटरशिप के लिए बच्चों को तो मैं जो है गाइड करता हूँ, तो वहाँ तो बच्चे सब समझते हैं कि सर अभी जो है सर को ज़्यादा अनुभव तो है नहीं,
बहुत कम अनुभव है, लेकिन ये है कि सर हमको सटीक जानकारी दे देते हैं कि हाँ जो है फ़ायदेमंद चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो मुझे जो है पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे आप लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे, तो कुछ दिन बाद में मुझे हो सकता है बोलने की कला और पढ़ाने की शैली में धीरे धीरे निरंतर सुधार तो होता ही होगा ही, पहले से बेहतर पढ़ाऊंगा, लेकिन कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा। मैं ऐसा गुमराह नहीं करूँगा कि आप ये ना पढ़ो, मैं कुछ और बता दूँ कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको जरा सा भी मैंने गलत बता दिया तो वो मेरे लिए कितना घातक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि पूर्ण धारणा क्या होती है। तो पूर्ण धारणा को पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्ण धारणा होती क्या है। कई बच्चों को ये सबसे टफ जो है शब्दावली होती है। तो पूर्ण धारणा क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं कि पूर्ण धारणा वह बात होती है जिसे लेखक या वक्ता, जो लेखक है, ऑथर है, जो परिच्छेद को लिख रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो पूर्ण धारणा की वह बात होती है जिसे लेखक या वक्ता सीधे नहीं कहता, लेकिन मान कर चलता है कि यह उस तर्क, विचार या कथन की नींव होती है। मतलब मान के चलता, मान लो कोई कथन दिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे परिच्छेद को, उसमें वो मान के चलता है कि इसके पीछे कोई विचार छुपा हुआ होगा जिसे बिना कहे स्वीकार कर लिया गया है। यदि यह धारणा गलत हो तो पूरा तर्क और निष्कर्ष भी गलत हो सकता है। इसलिए ना कि जैसे मान लो कि कहीं पर मान लो आग लग गई, ठीक, यहाँ से धुआं निकल रहा है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति, यहाँ मान लो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, ठीक, ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक, ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये चुकंदर व्यक्ति है, ठीक, मौज के लिए चुकंदर व्यक्ति है, ये आ रहा है, ये कह रहा है यार धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा, पक्का आग लगी होगी। उसने क्या किया, पूर्वाग्रह, उसने पहले ही सोच लिया कि ऐसा हुआ होगा, तभी जब वहाँ पास जाके देखा तो लगा कि अरे यार ये तो जो है धुआं ऐसे चूल्हे पे जल रहा है, उसी की आग है। और उसने क्या सोच लिया था कि यार बिल्डिंग के पीछे कोई भयंकर आग लगी हुई है। तो ये पूर्ण धारणा है, इसी की बात करता है कि पीछे जो हमने परिच्छेद लिखा है उसके पीछे तर्क क्या था, लेखक का लिखने का पूर्ण धारणा क्या थी, ये चीज़ पूछता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, उदाहरण से समझते हैं कि मान लो वाक्य में हमें शहर में सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना चाहिए। हमें सार्वजनिक मतलब कि जो पब्लिक परिवहन होते हैं उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे लोग कारों का कम इस्तेमाल करेंगे, जो निजी कार होती है उनका इस्तेमाल कम करेंगे। ठीक, तो यह पूर्ण धारणा क्या है, यहाँ पूर्ण धारणा क्या है कि पूर्ण धारणा ये है कि कारों का ज़्यादा इस्तेमाल प्रदूषण और ट्रैफिक बढ़ाता है। ये हमने सोच लिया कि अगर हम सार्वजनिक वाहन को बढ़ावा देंगे तो कार कम यूज होगा, जब कार कम यूज होगा तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रदूषण कम होगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो ज़्यादा इस्तेमाल से प्रदूषण और ट्रैफिक बढ़ता है। भाई ज़्यादा कारें रोड पर होंगी तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हम कार को बाहर ना ले जाए, सार्वजनिक ही जो है बस का, ट्रेन का और गाड़ियों का यूज करें, है ना। फिर दूसरा तर्क क्या है कि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो तो लोग कार छोड़ देंगे। दूसरा तर्क ये भी कि अगर सार्वजनिक बस, कार वगैरह उपलब्ध होगी तो लोग जो है अपने निजी जो परिवहन होते हैं उनको छोड़ देंगे। ये लेखक ने सीधे नहीं कहा, लेकिन हम ऐसा पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो लेखक ने इसे सीधे नहीं कहा, लिखा, लेकिन इन्हीं मान्यताओं पर उसका तर्क खड़ा होता है। हम ऐसा तर्क लगाते हैं, सीधी सी बात यही बोलते हैं। अंततः हम बोलना चाहेंगे कि एजम्पशन, इसको इंग्लिश में एजम्पशन बोलते हैं। जब भी कभी ऐसी शब्दावली आए तो इंग्लिश का जरूर पढ़ा करिए। कम से कम पूरा परिच्छेद तो ना पढ़ पाओ, लेकिन कम से कम उसका जो बोला गया है, जो अर्थ पूछा गया है, मतलब लेखक क्या पूछना चाह रहा है वो जरूर पढ़ लो। तो इंग्लिश में जो है सटीक लिखा होता है। तो अजम्पशन पूर्ण धारणा का मतलब अर्थ क्या होता है, लेखक ने बिना कहे जो मान लिया वही तो है। मतलब उसमें कहा नहीं गया है, लेकिन उसके पीछे हम सोच पा रहे हैं। किसी निष्कर्ष की नींव समझने में मदद करता है पूर्ण धारणा। ठीक, अब इसको हम पढ़ते हैं, पहले आपने पढ़ ही लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। किसी देश को राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर जो है आप परिच्छेद को जब पढ़ोगे तो ऐसी कोई बात डायरेक्ट बोल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको जो है अपने तर्क विवेक से प्रश्न करा रहा हूँ। यूपीएससी के आंसर की ऑफिशियल आएगी, वो लोग क्या आंसर मानते हैं वो आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है जो बात कही जा रही वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो है किसी देश को राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि, एक तो ये एक्सट्रीम यहाँ पर लग रहा है, अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर तो विकासशील देश तो इन्हीं पर टिके हुए हैं। यही बात तो बोल रहा है कि जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती है, यहाँ पर लिखी हुई थी कहीं पर बात, वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप
वनोन्मूलन पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद जैसी समस्याएं, सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसे अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। विकासशील देशों में ये देखो, विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर संभावना बोल रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, उल्टा बोल रहा है कि किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। तो पहले हमने इसी को गलत कर दिया, तो डायरेक्ट तो उदाहरण से मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ही मिल रहा है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे, संसाधनों से समृद्ध देशों को, जो संसाधन से समृद्ध देश, मान लो अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज हैं वो संसाधन संपन्न है लेकिन उनके पास कोई तकनीकी नहीं है। तकनीकी के मानव संसाधन तो है लेकिन तकनीकी उनको कौशल नहीं है, उन जो संसाधनों को कैसे निकाल कर उनका यूज करना है। ठीक, तो क्या करें, संसाधनों के समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण को रोका जा सके। देखिए यहाँ पर तुम पूर्व धारणा को पूरा पढ़ लोगे, कहीं पर ये इंटरनली कोई बात नहीं, अंदर से भी कोई बात निकल के नहीं आ रही है कि हम कोई आजीविका के संसाधनों के लिए या जैव विविधता के संरक्षण, ऐसा संरक्षण करें कि क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत है और ऐसे संरक्षण कर ले कि हम जो है जहाँ पर संसाधन जिन देशों में नहीं उनको हम दे दें। मान लो अमेरिका है, वहाँ पर अफ्रीका की अपेक्षा कम संसाधन है, तो वो तो ऐसे तो फिर लूट के पूरा ले जाएगा। तो इस तरह से जो है हमको परिच्छेद पढ़ना होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमको दोनों क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि या तो ये सही है ना तो ये सही है। तो इसको जब बार बार पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हमको सही सही समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है, वो लोग क्या देते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर 100% कोशिश करी कि आपको बिल्कुल सटीक आंसर और परिच्छेद की चर्चा यहाँ कर दूँ। देखिए यहाँ पर मेरा ये परिच्छेद लाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग बताओ कि इस तरह से हम जो है सैटरडे संडे प्रीलिम्स पे फोकस करें और बाकी मंडे टू जो है फ्राइडे हम किस पे चर्चा करें, हम चर्चा करें मतलब चर्चा क्या करें, मतलब प्रैक्टिस करें। एक तो प्रैक्टिस सीरीज हमारी यूपीएससी की मेंस की प्रैक्टिस करें और अभ्यास सीरीज से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें। तो कल मैं अभ्यास सीरीज लाऊंगा और प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा डेली। बाकी आप सैटरडे संडे सी साइड पे और प्रीलिम्स से फोकस करिए। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ। इसके बाद आप लोग सजेस्ट करिएगा कि आप लोग कैसी लगी सीरीज। अगर कहोगे तो आगे रखेंगे, नहीं तो यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक, धन्यवाद।